व्यापार और भूमंडलीकरण। आज इकाई 7 पढ़ेंगे 10वीं क्लास का। 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। कैसे 19वीं शताब्दी यानी 1800 ईस्वी से शुरू हुआ और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी यानी 1920, 30, 40, 50 का समय काल ले सकते हैं। ये प्रारंभिक हो गया। किस तरह से विश्व बाजार का विस्तार हुआ और एकीकरण। एकीकरण का संदर्भ इस तरह से है कि पूरी दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़ के व्यापार करने लगे। भूमिका। आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। यानी आज जो विश्व बाजार की हम कल्पना के बारे में सोचते हैं और वाणिज्य और व्यापार जो हो रहा है, ये आधुनिक समय में ऐसा संभव हुआ क्योंकि अभी हमारे पास साधन है। इस साधन से व्यापारिक सुविधा है ना, नेविगेशन की सुविधा, आराम से समुद्र में जहाज चलाते हैं, आसानी के साथ पहुंच जाते हैं दूसरे देश, है ना। वायु मार्ग भी हमारे लिए व्यापार करने के लिए। परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो चुके थे। प्राचीन काल में भी ऐसा था, दूर दूर तक व्यापार हो रहा था। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ था। इसका हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस व्यापार का केंद्र दिलमुन, आधुनिक बहरीन और मेलुहा मकरान तट पर स्थित एक बाजार ही था, है ना। या बॉक्स में पढ़ लेते क्या लिखा है। वाणिज्यिक क्रांति किसको कहते हैं। व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसको वाणिज्यिक क्रांति कहा गया। इसका केंद्र यूरोप और यूरोप में भी इंग्लैंड था। विश्व बाजार किसको बोलेंगे। उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में दुनिया की जैसा भी सामान है आप खरीद सकते हैं। तो बता रहा है कि इस व्यापार का केंद्र दिलमुन, आधुनिक बहरीन और मेलुहा मकरान तट पर स्थित था। एक बाजार था, बड़ा व्यापारिक केंद्र ही था। उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा करने के क्रम में मिलता है। अलेक्जेंड्रिया एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था उस समय और वहाँ भी दुनिया भर का सामान मिलता था। यह शहर 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र पर महान यूनानी विश्व विजेता सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया को स्थापित किया था। औद्योगिक क्रांति किसको कहा गया। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया। जब वाष्प इंजन का आविष्कार किया जेम्स वाट ने 1765 में, तो उसके बाद जो है उससे बड़े बड़े मशीन चलने लगे, तरह तरह के मशीन बनाए गए उससे चलने वाले, ठीक है। इससे व्यापक पैमाने पर वस्तु का उत्पादन शुरू हो गया, जिसके लिए विश्व में बाजार की ज़रूरत महसूस हुआ। इसके लिए यूरोप के लोगों ने क्या किया, उपनिवेशवाद किया। हाँ, दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया, ठीक है। इसका केंद्र था इंग्लैंड। 1950 के बाद यह आरंभ हुआ। परंतु आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोज हुआ। भौगोलिक खोज यानी नए नए क्षेत्र का पता लगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा भारत आया केप ऑफ गुड होप से। पुनर्जागरण का सिद्धांत हुआ। पुराने राजा को देवी मानते थे, देवीय शक्ति है उसके पास में, है ना। तो अब नए नए विचारक जो आए उन्होंने कहा कि नहीं भैया, उनको भगवान मत मानो, तर्क की कसौटी पर कोई भी बात को कसो, ठीक है। उसके बाद उसको सही या गलत का फैसला करो, ऐसे सीधे सीधे मत मानो। इसी को कहा गया पुनर्जागरण। तथा राष्ट्रीय राज्य का उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप उसके बाद ही उभर कर सामने आया। राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। पहले छोटे छोटे राज्य में जैसे इटली बटा था, जर्मनी बटा था, है ना, तो इन सब का एकीकरण हो गया।
इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। यानी सभी महादेश के देश जो थे आपस में व्यापार करने लगे। विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। 18वीं सदी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। ये कारखाने जो थे वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तब इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। वहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बना बनाया एक बाजार भी मिला। इसी दो चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता। इसलिए इंग्लैंड इन प्रचुर संसाधनों पर अस्थायी अधिकार का प्रयास इंग्लैंड ने शुरू किया। इससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं तो बता रहा बॉक्स में। उपनिवेशवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, है ना। शुरू में इनकी कंपनियों ने ऐसा किया, बाद में उन्होंने खुद किया। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े नगरों का उदय इसी का परिणाम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता था। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार ऐसा ही था। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। अभी शुरू में किस चीज़ का आविष्कार ज़्यादा होगा? कपड़ा उद्योग का विकास होगा। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीन आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। बड़े पैमाने पर हुआ तो छोटे कुटीर उद्योग करने वाले श्रमिक सबका काम बंद हो गया, ठीक है। तो वो सब फिर अब काम रोजगार की तलाश में इन फैक्ट्रियों में मजदूर बन गए जा कर के। और पूंजी का प्रवाह, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कहाँ लगाया गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने के लिए किया गया और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। गिरमिटिया मजदूर किसको कहा गया, सो पढ़िए। औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाते थे, उन्हें कौन ले जाते थे? इंग्लैंड। मेन उपनिवेश तो इसी का न था ज़्यादातर, बाद में फ्रांस का भी उपनिवेश था। तो ये अपने उपनिवेश वाले क्षेत्र से श्रमिकों को समझौता के आधार पर ले जाते थे कि चलो तुमको 4 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे। ऐसे ही दुनिया में ढेर सारे देश में अभी भी आपका भारत का वहाँ पर दबदबा है। मॉरिशस में भारत के लोग हैं, गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए, फिर वहीं पर उनके बाप दादा बस गए, ठीक है। इन्हें मुख्यतः नगदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद टोबैको, मॉरिशस आदि देशों में इन मजदूर को ले जाया गया। अब इन सब देश में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। अब वहाँ का राष्ट्रपति बना है राम गुलाम, समझे। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि उपनिवेशिक देशों यानी भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता अनुबंध के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाते थे। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी तथा इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य, नगदी फसल के लिए गन्ना, चाय, तंबाकू के काम में लगाया जाता था, उत्पादन के काम में। इस तरह के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर का नाम दिया गया। पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, अब बोल रहा है पूंजी पलायन जो हुआ तो यूरोप के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से
जो लाभ हो रहा था उस लाभ को अपने शासित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया, अपने पैसा को। रेलवे लाइन का निर्माण किया, खाद्यान्न से कोयला निकालने में अपना पैसा लगाया, चाय, कॉफ़ी, रबर, शुरू में तो प्राइवेट भी रेल चले ना ढेर सारे, कपास जैसे नकदी फसलों का उत्पादन इत्यादि में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गया। अब हमारे देश में भी व्यवस्था ये सब किया ना, खादान से कोयला निकालना का काम शुरू किया, चाय कॉफ़ी का बागान लगाया गया है ना, चाय का बागान लगाया गया बंगाल में, दार्जिलिंग सब के एरिया में, ठीक है। तो ढेर सारी बातें इन्होंने पैसा कहाँ लगाया सो आपको क्लियर करके बता रहा है कि रेल लाइन के निर्माण में, खाद्यान्न से कोयला निकालने में, चाय के उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन में, रबर के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, और भारत में नीले किसान भी ना हुए, नील के उत्पादन में भी तो पैसा लगाया था। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गया। इस प्रकार इन पर, लेकिन लाभ तो कौन लिया? अर्थव्यवस्था तो जुड़ गया, लेकिन इससे जो प्राप्त पूंजी हुआ उसका लाभ कौन ले गया? इंग्लैंड ले गया, फ्रांस ले गए। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र का जन्म दिया। इसी अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। विश्व बाजार की क्या उपयोगिता? आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप का विश्वव्यापी होना आवश्यक होता है। यानी हम आर्थिक गतिविधि करेंगे तो हम कोई भी व्यापार करें, मान लो हम इंग्लैंड का कोई सामान हमको पता लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकेगा और उसमें अच्छा प्रॉफिट है, तो हम वहाँ से मंगा करके बेचेंगे। यहाँ पर वहाँ के लोग सोचेंगे कि भारत से ये सामान ला करके बेचेंगे तो हमको वहाँ प्रॉफिट होगा। तो इसी को बोल रहा है ना, इसको स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, यही बताया जरा। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। यदि पूरा बाजार विश्वव्यापी होगा तो मान लो इंग्लैंड का सामान महंगा पड़ रहा है और वही सामान अमेरिका में सस्ता है तो अमेरिका से हम मंगा लेंगे, है ना। तो उपभोक्ता को, पूरी दुनिया में उपभोक्ता तलाशते हैं कि कहाँ पर ये सामान सस्ता है, वहीं से मंगाते हैं। ऐसा ही है ना, तुमको जिस दुकान से अच्छा लगता है, सस्ता मिलता है, उस दुकान से तुम खरीद करके सामान यूज करते हो। उसी तरह से व्यापार के संदर्भ में तो ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं अच्छा से अच्छा सामान बनाने का प्रयास करते हैं और सस्ता से सस्ता दर पर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं कि मेरा माल ज़्यादा बिके। किसानों को अपने उपज का अच्छा कीमत प्राप्त होता है क्योंकि बाज़ार ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होता है। लेकिन किसानी में बहुत देश जो हैं इसमें रोक लगा रखे हैं, जैसे भारत ने अभी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान मिलता है, महत्व मिलता है और आर्थिक लाभ मिलता है। जैसे कोई आदमी, कोई जो है सो वैज्ञानिक है, कोई इनोवेशन किया, उसका पेटेंट करा लिया, फिर उस डिजाइन का या उस चीज़ का जो है दूसरे आदमी नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको पेटेंट व्यापार के तहत एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर दुनिया भर में उन्हीं का सामान बिकता है, दूसरे वैसा नहीं बना सकते, ठीक है ना। और आर्थिक लाभ इसी वैश्विक बाजार से प्राप्त होता है। जैसे इसलिए इनोवेशन पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा है ना वहाँ पर, और क्योंकि फिर उस वहाँ पर जो आविष्कार होता है उसका पेटेंट हो जाता है, फिर वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, फिर उनकी कंपनी खड़ी हो जाती है दुनिया भर में, फिर दुनिया भर में उस दवा को या उस सामान को वही बनाते हैं, फिर बेचते हैं, इसको बोलते हैं, और फिर दूसरे के हाथ अपना उस टेक्नोलॉजी को बेच भी डालते हैं। रोजगार के नए अवसर विश्व बाजार में सृजित होता है। आधुनिक विचार और चेतना के प्रसार में भी इनका बड़ा महत्व होता है। विश्व बाजार के लाभ और हानि। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार और उद्योगों के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्यम वर्ग नामक 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय और विकास इसी के बाद हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण हुआ और आधुनिकीकरण हुआ विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है तो इसका औद्योगिकरण कर देंगे, इसका विकास करेंगे
तो हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बिकेगा। इसलिए तो भारत में रेलवे सबका विकास किया गया था ना। भारत में रेलवे का विकास किस लिए किया गया? इसलिए एक खादान से कोयला उठाएंगे बाबू, विदेश भेजेंगे, कपास लेंगे, हाँ, उसको बंदरगाह तक पहुंचाया गया, फिर इंग्लैंड भेजा गया, फिर इंग्लैंड के बने सामान को उससे ढो करके पूरे देश में वितरित किया गया। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में हुआ। औपनिवेशिक देशों में रेल सड़क बनाए गए, बंदरगाह बनाए गए, खनन का कार्य किया गया, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ नवीन फसलों का उत्पादन इसी का परिणाम था, जैसे तंबाकू, रबर, कॉफ़ी, नील, गन्ना इत्यादि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको में हुआ। दक्षिण अमेरिका जो था स्पेन का उपनिवेश था। विश्व बाजार में नवीन तकनीकी को सृजित किया गया, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया। इन तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप के जहाज, टेलीग्राफ और बड़े जलपोत महत्वपूर्ण रहे। इन तकनीकों ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुका था। इस संपूर्ण वैश्विक बाजार का 60% हिस्सा कृषि उत्पाद से, खनन, कोयला से और कपड़ा से था। 60% इसी था, यानी दुनिया में 100 रुपया का व्यापार हो रहा था, 60 रुपया का व्यापार में खेती वाले सामान सब बिक रहे थे, कोयला बिकता था और कपड़ा बिकता था। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा लाभकारी परिणाम था। जैसे जनसंख्या बढ़ा तो ग्राहक बढ़ा ना जी। हाँ, विश्व बाजार का क्या हानि हुआ? विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता के एक नए दौर को पैदा किया, लेकिन इस संपन्नता के पीछे का सच बहुत कड़वा था। विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का शोषण और तीव्र गति से हुआ। निवेशों की अपनी स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग था, नष्ट हो गया। इस आधार पर भारत में जो थे बुनकर, सब उनका काम बंद हो गया ना। छोटे छोटे उद्योग भारत में जितने थे सब समाप्त हो गया। तो उपनिवेश का अपना जो था व्यापारिक ढांचा देश के भीतर में वो समाप्त हो गया। इन स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों ने व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया। हमारे यहाँ के, ठीक है ना, तरह तरह के टैक्स लगा के हमारे उत्पाद पर, हमारे उत्पाद को महंगा किया गया। अपने उत्पाद को सस्ता बेचा, हमारे उत्पाद पर टैक्स लगाया, अपने उत्पाद पर टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि इसी पर उनकी औद्योगिक क्रांति सफल होती। इसलिए हमारे देश में उत्पादन बंद कर दिया। तो हमारे देश में अब कपड़ा का उत्पादन बंद हो गया, तरह तरह के सामान का उत्पादन बंद हो गया। तो अपने देश में अब उस सामान कहाँ का बिकेगा? इंग्लैंड का बिकेगा। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने औपनिवेशिक लोगों के आजीविका को छीन लिया। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे भारत का कपड़ा उद्योग, जो प्राचीन काल से ही भारतीय व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा था। 1800 ईस्वी में जहां भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा 30% था, 1815 मात्र 15 साल में 15% घट के 15% रह गया। 1870 आते आते यह केवल 3% रह गया, यानी भारत का सूती कपड़ा मात्र 3% अब दुनिया में बिक रहा। पहले कितना था? 30%। इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का भारत से निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर 35% हो गया, यानी हमारा कपास ज़्यादा विदेश जाने लगा। औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार में अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकटों को जन्म दिया। जैसे भारत में 1850 से 1920 के बीच कई बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मर गए। इस बाजार ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच में भी पैदा किया। यूरोपीय देश अब सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश पर हमारा कब्जा हो। इसी के तहत ना विश्व युद्ध हुआ। इस बाजार ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच में पैदा किया। इससे उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया।
उग्र राष्ट्रवाद के तहत ही ना जर्मनी चाहता था कि दूसरे देश पर हमको कब्जा मिले। इंग्लैंड तो पहले से कब्जा कर रखा, फ्रांस पहले से कब्जा कर रखा, ठीक है ना। तो दुनिया के दूसरे देश इसके विरोधी हो गए, फिर लड़ाई हुई। इन दोनों का विनाशकारी परिणाम प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध ने मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इसने विश्व के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना विश्व ने नहीं किया था, यानी करोड़ के करोड़ लोग मारे गए, तो बड़ा संकट हो गया। दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। खत्म हो